तो इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 6 का गणित में आधारभूत ज्यामितियों के बारे में। आधारभूत ज्यामिति जो बेसिक ज्यामिति है उसके बारे में जानेंगे आप। यह एनसीईआरटी की किताब में अध्याय 4 में दिया हुआ है और बिहार बुक की किताब में अध्याय 5 में दिया हुआ है। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्यामिति क्या होता है और इसके बाद इसमें जो भी मेन टॉपिक दिया हुआ है उसको सबसे पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद दोनों के प्रश्नावली के जो कठिन प्रश्न है उसको हम यहाँ पे बता देंगे। तो ज्यामिति जो है, शब्द ज्यामिति जो है यूनानी शब्द जियोमीट्रॉन से आया है और जियो का अर्थ होता है भूमि तथा मीट्रॉन का अर्थ होता है मापना। अर्थात ज्यामिति की जो शुरुआत हुई है वह भूमि की मापने से शुरुआत हुई है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में ज्यामिति का प्रयोग हर क्षेत्रों में, साइंस के क्षेत्रों में और भी जितने भी क्षेत्र हैं एजुकेशन के, उसमें ज्यामिति का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए ज्यामिति को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें हम बिंदु के बारे में जाएंगे। पॉइंट, बिंदु क्या होता है? तो वैसे तो ऊपर क्लास में बिंदु को विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल जानेंगे कि किसी स्थान पर स्थिति को दर्शाने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है और इसे बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे A B C D E, ये जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं कैपिटल लेटर, उससे दर्शाया जाता है बिंदुओं को। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, वैसे तो यह रेखा का एक खंड होता है, टुकड़ा होता है, लेकिन बाद में रेखा जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि रेखाखंड होता क्या है। तो रेखाखंड जो होता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर A और B, यह दो बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जाने का ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ऐसे होकर रास्ता जाता है। तो इस दोनों बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है वह सीधा एकदम जाएगा। तो यह जो होता है यही हमारा रेखाखंड होता है। रेखाखंड दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं A और B, ये इसके अंत बिंदु, अब इसके आगे यह नहीं बढ़ेगा। तो रेखाखंड के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे ये पेज हो गया और इसको यदि हम मोड़ते हैं, इसे इस तरीके से मोड़ेंगे तो ये जो हमें निशान दिखाई देगा यह रेखाखंड का उदाहरण है। ऐसे इसका किनारा भी एक रेखाखंड का उदाहरण है। और यदि हम रस्सी या धागे को लेकर पूरी तरह से टाइट एकदम खींचेंगे सीधा एकदम, तो वह रेखाखंड का उदाहरण होता है। रेखाखंड का यदि नामकरण करना होगा तो हम जानते हैं कि यह AB रेखा हो गया। और यदि किसी वाक्य में इसको लिखना होगा रेखाखंड AB, तो इस तरीके से हम AB और इसके ऊपर इस तरीके से रेखाखंड लिख सकते हैं। यह रेखाखंड का संकेत है, रेखाखंड AB। रेखा, लाइन क्या होता है? तो जब एक रेखाखंड, ये रेखाखंड है AB और AB को दोनों तरफ से यदि हम बढ़ाते चले जाएंगे अनंत तक बिना अंत के, तो इस तरीके से हमें एक रेखा प्राप्त होता है। और यह रेखा जो होता है दोनों तरफ से अनंत तक चला जाता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो जब एक रेखाखंड को दोनों तरफ से बिना अंत तक बढ़ाया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होता है। और यह रेखा जो होता है यह बिंदुओं का एक समूह होता है, बिंदुओं से मिलकर बना होता है यह रेखा। ऐसे ऐसे बिंदुओं को मिलाएंगे तो रेखा का निर्माण हो जाएगा। अब यदि रेखा को संकेतों द्वारा दर्शाना है तो किस तरीके से दर्शाएंगे? तो हम जानते हैं कि यह AB रेखा है। तो AB रेखा को यदि किसी वाक्य में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AB और ऊपर से दोनों तरफ से तीर का निशान देंगे, यह रेखा का संकेत हो गया, रेखा AB। और भी कोई रेखा हो सकता है, इसका नामकरण दूसरे तरीके से भी, दूसरे अक्षर से भी किया जा सकता है। जैसे इसको PQ ले लेते हैं, रेखा PQ, तो इस तरीके से PQ हो सकता है। कभी कभी रेखा को अंग्रेजी के छोटे अक्षर L से दर्शाया जाता है, इसका नाम हो गया रेखा L, रेखा N, रेखा M, इस तरीके से भी कहा जाता है। जैसे रेखा ऐसे दीजिए, रेखा N, L अक्सर प्रयोग किया जाता है, रेखा L। किरण क्या होता है? किरण, रे। तो किरण जो होता है रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में अनंत तक जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो एक बिंदु यहाँ से शुरुआत होकर और इधर अनंत तक जाता है। अगर
सूर्य के प्रकाश के सामने कोई वस्तु रख देंगे तो प्रकाश वहीं रुक जाएगा, और हटाएंगे तो पुनः यह आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। अर्थात किरण का एक अंत बिंदु होता है और एक तरफ से अनंत तक जाता है। तो यह सूर्य से निकलता है, इसके बाद मोमबत्ती से भी निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, टॉर्च से भी निकलता है। टॉर्च से इस तरीके से प्रकाश निकलता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है किरण का, और यह रेखा का एक भाग होता है। जैसे रेखा हम ये बना देंगे और इसको भी बीच में से अगर ये काट लेंगे तो यहाँ पे इसका अंत बिंदु होगा और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, तो यह रेखा का ही एक भाग होता है। अब किरण का नामकरण कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि यह किरण है, मान लेते हैं ए और बी किरण है, ए से लेकर बी तक और इसके आगे की तरफ जाता है। ये तीर दर्शाता है कि और आगे की तरफ जाएगा, लेकिन इधर नहीं बढ़ेगा। किरण एक तरफ बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। तो इसको यदि दर्शाना होगा तो ए बी और इसके ऊपर संकेत यह किरण का संकेत है। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर यदि काट देती है, ये दो रेखा हो गया और यहाँ पर एक बिंदु पर काट दिया एक दूसरे को, तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। समांतर रेखा किसे कहा जाता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है कभी भी, जैसे ये रेखा हो गया दो और यह रेखा, इसको आगे की तरफ कितना भी बढ़ाएंगे तो यह कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहा जाता है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। कोण किसे कहते हैं? जब दो सरल रेखाएं अथवा किरणें, तो यह दो सरल रेखा हो गया, एक दूसरे को जब काटती है या दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है, या दो रेखाखंड, ये दो रेखाखंड, तो इनके बीच में घुमाव अथवा झुकाव पैदा होता है। तो जैसे यह किरण यहाँ घूमकर इस पर घूमकर आ सकता है, तो इस तरीके से इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे ये दो पेन हो गया, एक बिंदु पर इसको मिला दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो पेन है इस पर आकर सट सकता है, तो इनके बीच में घुमाव होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह जो मिला और इस कोण को कोण कहते हैं, लेकिन कोण को कोण नहीं कहते हैं, कोण को शीर्ष कहा जाता है। इनके बीच में जो ये घुमाव है इसको कोण कहा जाता है, घुमाव को। तो यहाँ पर जब भी यह एक दूसरे से मिलेगा तो वहाँ पे घुमाव पैदा हो जाएगा। जैसे यह किरण जो है इस पर जाकर घूम सकता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में भी कोण बन रहा है, इनके बीच में भी कोण बन रहा है, इनके बीच में भी कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। कोण को वास्तव रूप में इस तरीके से तीर के निशान से दर्शाया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में शॉर्टकट को इसको इस तरीके से दर्शाया जा रहा है। तो यह दर्शा रहा है कि यह दोनों सट सकते हैं, यह यहाँ आ सकता है या यह यहाँ आ सकता है। कोण को अंश में मापा जाता है, अंश डिग्री में मापा जाता है इसे, और उच्च कक्षाओं में इसे हम रेडियन में मापेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अंश में पढ़ना है, डिग्री में। यह बनाया गया है यदि किसी रेखा पर कोई रेखा यदि सीधी खड़ी हो तो यह 90 अंश यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जानेंगे वक्र क्या होता है, कर्व्स। तो साधारण भाषा में आप पढ़ चुके होंगे कि रेखा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। लेकिन यहाँ पर जो वक्र के बारे में जानना है वो उससे भिन्न है, क्योंकि सरल को भी इसमें वक्र में शामिल किया जा सकता है। तो वक्र किसे कहते हैं? तो कागज पर सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने से जो भी आकृति बनता है ये सब के सब वक्र कहलाता है। जैसे यहाँ पर खींचा गया है, यहाँ से लेकर इस तरीके से यहाँ तक लाया गया है, यह सिरा और यह सिरा दोनों मिलाया नहीं गया है फिर भी वक्र है, और इसको मिला दिया गया है फिर भी वक्र है, और यह जो देख रहे हैं कि एक दूसरे को काट रहा है इस तरीके से बना, इस पूरा का पूरा आकृति वक्र है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सीधी लाइन है, तो क्या इसे भी वक्र कहा जाएगा? तो जी, साधारण भाषा में वक्र का मतलब होता है कि टेढ़ा मेढ़ा, सीधा ना हो, लेकिन यहाँ पर वक्र का मतलब होता है कि जो भी आकृति हम खींच दिए, सीधा हो या टेढ़ा, सबके सब वक्र कहा जाएगा। और वक्र जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंपल कर्व, और दूसरा होता है नॉन सिंपल। नॉन सिंपल, तो सिंपल वह होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो आकृति है
एक दूसरे को काट नहीं रहा है, यह भी नहीं काट रहा है। यहाँ से मान लेते हैं कि शुरू किए हैं, इस तरीके से लेकर यहाँ मिला दिए हैं, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ से शुरू किए हैं वक्र और पुनः इस तरीके से, और पूरा इसी को काटते हुए ये निकल जा रहा है। तो यह वक्र जो कहाएगा वो कहाएगा नॉन सिंपल, गैर सरल, और यह कहाएगा सरल वक्र। यहाँ पे लिख दिए हैं कि आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं, लेकिन गणित की भाषा में वक्र सीधा भी हो सकता है। जैसे ऊपर आकृति में हमने दिखाया है, यह सीधा लाइन भी वक्र हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। इस तरीके से जितना भी होता है ये सब त्रिभुज चतुर्भुज सब वक्र कहलाता है। आगे जानेंगे कि सब वक्र का ही एक प्रकार है। वक्र जो होता है दो प्रकार का होता है, गैर सरल वक्र और एक सरल वक्र, यानी नॉन सिंपल और सिंपल कर्व। तो ऐसा वक्र जो एक दूसरे को अपने आप को कभी काटता नहीं है, यह सरल वक्र कहलाएगा। इस तरीके से यह सरल वक्र हो गया, यह सरल वक्र है, मिले या न मिले, यह सरल वक्र का उदाहरण है। लेकिन गैर सरल यानी नॉन सिंपल, तो इस प्रकार की आकृति, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यह काट दिया, अपने आप को ही यह काट दिया, इस तरीके का आकृति सरल वक्र नहीं कहलाएगा। जो अपने आप को ही काट दे रहा है वह सरल नहीं कहलाएगा, और ये काट नहीं रहा है, केवल मिल रहा है तो यह सरल कहलाएगा, और नहीं भी मिल रहा है तो अभी यह सरल कहलाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह तो हो गया सरल नहीं है, गैर सरल, तो इसको नहीं पढ़ना है आपको, बस इसके बारे में जान गए कि यह सरल वक्र नहीं है। अब सरल वक्र भी होता है दो प्रकार का। अब जैसे यहाँ से हमने शुरुआत किया खींचने का, तो यहाँ तक लाया, यह मिलाए नहीं है, तो यह जो होगा खुला वक्र हो जाएगा, और यह मिला दिए हैं, यह बंद वक्र हो जाएगा। तो सरल वक्र दो प्रकार का होता है, खुला वक्र और एक बंद वक्र, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। यहाँ पे दिखाया गया है दो आकृति है, यह खुला वक्र है और यह बंद वक्र है। अब एक होता है वक्र का भाग, जैसे यह यहाँ पर बंद वक्र है और यह बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, तो इसका नाम देते हैं जैसे ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। तो अब हम जानकारी हासिल करेंगे कि ए बिंदु इस वक्र के कहाँ पर स्थित है, तो इस वक्र के अंदर में स्थित है, तो इसे कहा जाता है वक्र का अंतः भाग। वक्र का अंतः भाग होता है, और यह बिंदु जो है यह वक्र पर ही स्थित है, तो इसे कहा जाता है वक्र पर स्थित है, और यह जो है बहिर्भाग है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वक्र को तीन भागों में बांटा गया है। वक्र का अंतः भाग एक खुद वक्र होता है, और एक वक्र का बहिर्भाग। अब जानेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज क्या होता है, तो वह सरल बंद वक्र, यानी हम वक्र देख लिए कि सबसे पहले होता है सरल और गैर सरल। इसके बाद सरल भी दो प्रकार का होता है, एक खुला और एक बंद। तो बंद में भी अब ऐसा बंद वक्र जो केवल रेखा खंडों से बना हो बहुभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यह एक वक्र है, लेकिन इसका जो बनावट है यह एक रेखाखंड से बना हुआ। हम जान चुके हैं कि रेखाखंड जो होता है एकदम सीधा होता है, इस तरीके से मुड़ा हुआ नहीं होता है। यह त्रिभुज भी देख रहे हैं कि यह एक रेखाखंडों से बना है, यह भी रेखाखंडों से बना है, यह भी बना है। तो ऐसा बंद वक्र जो रेखाखंडों से बना है बहुभुज कहलाता है। तो आप जितने भी जानते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, छभुज, सतभुज, अठभुज, दसभुज, बीसभुज, सौभुज, सबके सब एक वक्र होते हैं, लेकिन यह रेखाखंडों से बने होते हैं और यह बंद होते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है एक कि यह रेखाखंडों से बना हुआ वक्र है, लेकिन यह बहुभुज नहीं है क्योंकि यह बंद नहीं है। तो वो ऐसा वक्र जो रेखाखंडों से बना हो लेकिन बंद भी होना चाहिए, बंद वक्र होना चाहिए, तब वह बहुभुज कहलाएगा। अब बहुभुज से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड उनकी भुजाएं कहलाती है। जैसे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के 4 भुजा होते हैं, त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, तो यह जो रेखाखंड होता है बहुभुज का, यह भुजा कहलाता है। दूसरा नंबर में है कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे इस त्रिभुज में ये वाला भुजा
और ये वाला भुजा, ये देख रहे हैं कि दोनों एक ही बिंदु, यानी यह बिंदु जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में शामिल है। जैसे ए बी सी, इसका यदि नामकरण हम करते हैं तो बिंदु ए जो है ए सी भुजा में भी शामिल है और ए बी भुजा में भी शामिल है। तो इस तरीके से यह दोनों जो भुजा हो गया, यह आसन्न भुजा कहलाएगा। इसमें भी देख रहे हैं कि यह भुजा और यह भुजा दोनों इस बिंदु पर मिल रहा है, यानी एक बिंदु दोनों भुजा में उभयनिष्ठ है। तो यह दोनों भुजा आसन्न भुजा कहला जाएगा, ये और ये। इसके बाद ये इसका आसन कहलाएगा, ये इसका आसन हो जाएगा और ये इसका आसन हो जाएगा। इसमें भी आसन्न भुजाओं के बारे में आप जान गए। तीसरा नंबर में दो भुजाएं जहां मिलती है उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। पहले ही बता चुके हैं, जैसे यहाँ पर ये मिल रहा है और ये यहाँ मिल रहा है, तो जहाँ पर दो भुजाएं मिलती है या दो रेखाखंडें मिलती है तो इसे शीर्ष कहा जाता है। चौथा नंबर में बहुभुज के एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। जैसे ये भुजा हो गया और इसके अंत बिंदु एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यह दोनों जो बिंदु होगा यह आसन्न बिंदु, आसन्न शीर्ष कहलाएगा। हम जानते हैं कि यह बिंदु जहाँ मिल रहा है यह बिंदु शीर्ष कहलाता है, और एक ही भुजा के दोनों अंत बिंदुओं को आसन्न शीर्ष कहा जाता है, और ये आसन्न भुजा कहलाते हैं और ये आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। 5 नंबर में ऐसा शीर्ष जो आसन्न नहीं हो, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले, ये शीर्ष और ये शीर्ष आसन्न शीर्ष नहीं है, क्योंकि यह इस भुजा का यह शीर्ष है और इस भुजा का ये शीर्ष है, एक ही भुजा के दोनों शीर्ष नहीं है, तो यह आसन्न नहीं है। इसको मिलाने वाली आसन्न शीर्ष न हो, नहीं है को मिलाने वाली रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाती है। अब ये शीर्ष और ये शीर्ष ये आसन्न नहीं है, मतलब एक ही भुजा के शीर्ष नहीं है, दो अलग अलग भुजाओं के शीर्ष है, तो इसको मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहलाएगा। फिर इस शीर्ष को और इस शीर्ष को मिलाएंगे तो यह भी विकर्ण कहलाएगा। फिर इस शीर्ष को और इस शीर्ष को मिलाएंगे। अब त्रिभुज में देखते हैं कि विकर्ण होगा कि नहीं, तो इस त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितने भी शीर्ष है, जैसे इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाएंगे नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आसन्न शीर्ष है। इससे अगर इसको देखें तो ये भी आसन्न है, इससे इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर आसन्न हो जा रहा है, तो इसमें विकर्ण नहीं हो सकता है। इसमें विकर्ण हो सकता है, ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको इस तरीके से, इसमें भी मिला सकते हैं और इसमें भी मिला सकते हैं, इस तरीके से। अब बहुभुजों के प्रकार में जैसे सबसे पहले आते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं कि 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 3 रेखाखंडों से बना है लेकिन त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यह बंद नहीं है, तो 3 रेखाखंड होना चाहिए और यह बंद होना चाहिए, तो ऐसा बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। अब त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे कि त्रिभुज के भाग कौन कौन से होते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो ये जो 1 2 3 ये जो शीर्ष है 3 होते हैं त्रिभुज में। इसका नाम दे देंगे ए बी और सी, पी क्यू आर एस कुछ भी लिख सकते हैं। तो 3 शीर्ष होते हैं, कौन कौन से, ए बी तथा सी। 3 भुजाएं होती है, तो भुजा कौन कहलाता है, तो जो रेखाखंड से बनाता है यह भुजा कहलाता है। तो ए बी बी सी और ए सी, तो ए बी बी सी तथा ए सी 3 इसका भुजा हो गया। 3 कोण भी होते हैं, तो कोण कौन से होते हैं, तो ये जो घुमाव इनके बीच में हो रहा है ये और ये क्या कहलाएंगे, कोण। तो यहाँ पे हो गया आपका कोण ए, कोण बी तथा कोण सी। त्रिभुज का अंतःभाग तथा बहिर्भाग, तो मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी हो गया। तो अंतःभाग क्या होता है, त्रिभुज का जो अंदर का जो ये सब पूरा भाग होता है ये अंतःभाग कहलाता है, इसके बाहर का जो भाग होता है वो बहिर्भाग कहलाता है। त्रिभुज के माध्यिका एवं केंद्रक, यह त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है, तो त्रिभुज का जो ये शीर्ष होता है इससे इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु बीच एकदम मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है,
तो 3 शीर्ष होता है, तो तीनों शीर्षों से इसके सामने वाले बीचों बीच एकदम रेखाखंड को मिलाएंगे और इससे इसके बीचों बीच यहाँ हो जाएगा, इसको मिला दिए हम। तो यही जो रेखाखंड हुआ यह माध्यिका कहलाएगा त्रिभुज का। तो 3 माध्यिकाएँ होता है त्रिभुज में 3 माध्यिकाएँ होता है और यही माध्यिकाएँ तीनों जिस बिंदु पर मिलती है इसे त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। यह केंद्रक ऐसा होता है, अगर इस केंद्रक में हम यहाँ पेन डालकर इस त्रिभुज को नचाएंगे तो यह गिरेगा नहीं, एकदम स्पीड में नाचता रहेगा और बीचों बीच है, इसका चारों तरफ भार बराबर हो जाता है। तो यह केंद्रक कहलाता है और यह तीनों रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष लंब एवं लंब केंद्र, तो माध्यिका तो देख लिए और केंद्रक उसी तरीके से एक शीर्षलंब होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। तो ABC माध्यिका के लिए हम शीर्ष से बीचों बीच मिलाए थे, लेकिन शीर्षलंब जो होता है शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला जाता है, एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। यह बीचों बीच से मतलब नहीं रखता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और इस बिंदु से इस पर लंब डालेंगे, इस पर लंब डाला गया और इस बिंदु से इस पर लंब डाला जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा एकदम। तो इस तरीके से यह 3 शीर्षलंब भी होते हैं त्रिभुज में और 3 माध्यिका तो देख ही लिए। तो शीर्षलंब जो होता है यह जिस बिंदु पर मिलता है तीनों, इसे ही कहा जाता है लंब केंद्र। यह लंब केंद्र हो गया। इस तरीके से हम जान गए माध्यिका, और माध्यिका जिस पर मिलता है केंद्रक, और शीर्षलंब, और शीर्षलंब जिस पर मिलता है लंब केंद्र कहलाता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज के बारे में आप पहले से भी परिचित हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेंगे। 4 रेखाखंडों से बनी सरल एवं बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अभी तक आप जानते हैं कि 4 रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन 4 रेखाखंडों से बनी आकृति भी चतुर्भुज नहीं हो सकती है। जैसे ये जो आकृति है इसमें 4 रेखाखंड है, लेकिन यह चतुर्भुज नहीं है क्योंकि यह बंद नहीं है, यह खुला आकृति है। तो इस तरीके से ये जो होना चाहिए बंद हो गया तो यह चतुर्भुज है। अब ये भी एक देखना है कि 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति भी चतुर्भुज नहीं हो सकती है। जैसे यह जो आकृति दिखाई दे रहा है यह 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है, लेकिन यह आकृति चतुर्भुज नहीं कहलाएगी क्योंकि यह सरल नहीं है। सरल नहीं है इसका मतलब कि यह एक ही तल में नहीं है। एक ही तल में होने के लिए इस तरीके से होना चाहिए। अगर इसको हम बोर्ड पर रखेंगे तो ये जो दोनों ऊपर, ये जो दोनों मुंह है यह बोर्ड में सटेगा नहीं और ये सट जाएगा। तो इस तरीके से यह बंद आकृति है लेकिन सरल नहीं है। सीधा होने के लिए इसको इस तरीके से होना चाहिए, एक ही सिद्ध में होना चाहिए, चारों भुजाएं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं हम कि सरल होनी चाहिए आकृति। तो यह जो हुआ चतुर्भुज हो गया, 4 रेखाखंडों से बनी है, सरल भी है और बंद भी है। तो इसका नामकरण इस तरीके से कर सकते हैं ABCD। अब यह NCERT की प्रश्नावली 4.1 है। बिहार बुक की भी प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 को हल करेंगे। इसके बाद इसको पहले NCERT को देख लेते हैं क्योंकि बिहार वाले को भी NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो इस चित्र हो गया और इसके नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 बिंदु इस आकृति में से देखकर लिखना है। 5 बिंदु कौन कौन से थे? ये तो दिख रहा है, यह बिंदु हो गया, यह और यह। तो बिंदु कौन कौन से हो गए? D, E, O, B तथा C। ये 5 बिंदु हो गया। एक रेखा, तो रेखा कौन बन रहा है? O से लेकर C तक तो बन नहीं रहा है, यह किरण हो जाएगा, इधर नहीं बढ़ रहा है। यहीं दिख रहा है B से लेकर D तक, या D से लेकर B तक, या B से लेकर D तक, कुछ भी लिख सकते हैं। रेखा BD, और ऊपर में ऐसे दर्शा दिया जाता है इसका संकेत। तो रेखा BD हो गया। 4 किरणें, तो किरणें जो होती है हम जानते हैं कि एक तरफ से सीमित और दूसरी तरफ से असीमित। तो एक तो ले लेंगे यहाँ से O से लेकर C तक, OC किरण,
और इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, एक तरफ से तीर का निशान रहेगा OC। इसके बाद हो जाएगा यहाँ O से लेकर B तक OB। इसके बाद हो जाएगा O से लेकर D तक OD तथा E और D, E से लेकर D तक ED। इसके बाद 5 रेखाखंड इसमें कौन कौन से है, तो 5 रेखाखंड, रेखाखंड जानते हैं कि सीमित होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है, तो ले लेंगे यहाँ पर DE रेखाखंड। इसके बाद E से लेकर O तक EO। इसके बाद ले लेंगे D से लेकर O तक DO। इसके बाद ले लेंगे D से लेकर B तक, और भी ले सकते हैं E से लेकर B तक, तथा लिख देंगे तथा EB। यह हो गया यहाँ से यहाँ तक, तोड़ देंगे इसको, रेखाखंड हो गए। तो 5 रेखाखंड लिख दिए। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या इसमें बन रहा है, दिमाग लगाना है, NCERT ने दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले एक रेखा बन रहा है, रेखा कौन सा है, A से लेकर D तक। इस रेखा का नाम है AD। चूँकि रेखा को दर्शाने के लिए 2 बिंदुओं को दर्शाना जरूरी है, AD लिख दिया। रेखा दर्शाने का मतलब कि यह जो इधर बढ़ रहा है इसको भी इसमें शामिल किए हुए हैं, और आगे भी यह जो बढ़ेगा शामिल कर लेंगे। रेखा AD हो गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें किरण भी बन रहा है। किरण क्या क्या बन रहा है, तो कह सकते हैं कि B से लेकर A तक, B से लेकर A, और ये B, और इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो B से A और उसके आगे भी जो ये शामिल है, यह किरण में शामिल हो जाएगा। CA भी किरण हो जाएगा। DA भी किरण हो जाएगा। और इस तरीके से देखेंगे और इधर से तो CD, यह भी किरण हो जाएगा, CD किरण। BD किरण भी हो जाएगा, BD, और भी किरण इसमें शामिल है। रेखा बन रहा है, किरण बन रहा है। इसके बाद रेखाखंड भी इसमें बन रहा है, रेखाखंड। तो कौन कौन से है, A से लेकर B तक, केवल इतना ही शामिल करेंगे AB, और ऊपर में ऐसे दर्शाएंगे, केवल A से लेकर B तक, आगे वाला नहीं। B से लेकर C तक BC रेखाखंड, C से लेकर D तक CD रेखाखंड, और भी है। यहाँ से A से लेकर D तक भी लिख सकते हैं AD केवल, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसमें शामिल रहेगा, बस आगे का नहीं। तो ये जो रेखा, किरण और रेखाखंड इसमें बन रहा था। तीसरे नंबर में दिया है कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। इसमें भी नाम लिखना है। रेखाएं जिनमें बिंदु E सम्मिलित है, E कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, E सम्मिलित है। तो E जिसमें सम्मिलित है, यह कौन सा रेखा है, तो AE रेखा है। AE रेखा जो है इसमें E सम्मिलित है। A से होकर जाने वाली रेखा, A से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है, तो यही है। A से जाने वाली E तक जा रही है, तो AE रेखा हो गया। C नंबर में कह रहा है कि वह रेखा जिस पर O स्थित है, तो O कहाँ है, यहाँ पर है। तो यह जो किस रेखा पर है, तो OC रेखा पर है, रेखा OC रेखा पर O स्थित है। D में कह रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। प्रतिच्छेदी रेखा कौन कौन से है, तो एक ये रेखा और ये एक रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, और फिर ये रेखा और ये रेखा, दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 जोड़ा जो है, एक है AE तथा OC। AE रेखा AE तथा OC, ये पहला जोड़ा हो गया। और दूसरा जोड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा E और F, EF तथा AE,
इसी पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ए इसको लिख देंगे ए ई। ये दो रेखाओं का युग्म हो गया जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु, तो एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु है, इससे होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर, अब एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, दोनों को टच करना है, तो इस तरीके से दोनों को जब टच करते हुए रेखाएं खींचेंगे तो केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है। इससे अनंत अनंत रेखाएं, पहला का उत्तर होगा अनंत रेखाएं और दूसरा का होगा एक रेखा, केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक तरफ रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो एक रेखाखंड बना लेंगे हम A और B और इसी पर कहीं पर डाल देंगे बिंदु P। यही आकृति खींचना था। रेखाएं XY, तो पहले रेखाएं XY बना लेंगे, X और यहाँ पर दे देंगे Y। और PQ, रेखाएं XY और PQ, तो दो रेखाएं हैं, M पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखाएं बना ले, M बिंदु बना लेंगे यहीं पे PQ। यहाँ इसका नाम दे देंगे P और Q। यह XY और PQ रेखा M पर प्रतिच्छेद कर रही है। C, रेखा L पर, इसको L कह सकते हैं, L पर, तो रेखा L बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं, चूँकि रेखा को इस तरीके से नामकरण किया जाता है छोटे अक्षरों से। तो L पर E और F स्थित है, तो कहीं भी दे देंगे E और F, ये E बिंदु हो गया और F। रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है, तो D को ऊपर या नीचे कहीं पर भी एक बिंदु देकर और लिख सकते हैं। D नंबर में OP और OQ बिंदु O पर मिलती है, तो O से ही जाएगा P और O से ही जाएगा Q, तो एक O बिंदु ले लेंगे और O से ले जाएंगे एक P तक, OP हो गया, और O से लेकर एक जाएंगे Q तक, OQ हो गया। एक ही बिंदु पर O पर मिलती है, यहाँ दिखा दिए इसको। 6ठा नंबर, रेखा MN की संलग्न आकृतियों को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताई गई निम्नलिखित सत्य असत्य को बताना है। ये MN, तो इस आकृति को देखकर बताना है कि A में दिया हुआ है कि QM ON और P रेखा MN पर स्थित है, तो Q स्थित है, M भी स्थित है, O भी स्थित है, N भी स्थित है और P भी स्थित है, तो यह बात सत्य है। सत्य असत्य बताना है तो यह सत्य है। B नंबर में दिया होगी M O और N रेखाखंड MN पर स्थित है, तो MN रेखाखंड ये हो गया, MN रेखाखंड स्थित हो गया, MN रेखाखंड हो गया। और M N और M O और N, तो M भी स्थित है, O भी स्थित है और N भी स्थित है, तो यह भी सत्य है। C में कह रहा है कि M और N रेखाखंड MN है, तो M और N जो है ये MN रेखाखंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाखंड का निर्माण, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाखंड का निर्माण कर रही है, तो यह भी बात सत्य है। C नंबर में कह रहा है कि M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है। M और N ये MN रेखाखंड का निर्माण कर रहा है, और इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि M भी अंत बिंदु है और N भी अंत बिंदु है, तो इस तरीके से यह भी सत्य है कि M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है, यह भी सत्य है। D में कह रहा है कि O और N जो बिंदु है रेखाखंड OP के अंत बिंदु है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि OP जो रेखाखंड है, OP रेखाखंड है, इसके अंत बिंदु O है और P है, लेकिन उसमें कह रहा है कि O और N अंत बिंदु है, जबकि N जो है बीचों बीच है, तो इस तरीके से यह D जो कथन है कि O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है, यह असत्य है। M रेखाखंड OP के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, तो चूंकि OP जो होगा OP रेखाखंड, तो इसके M जो है अंत बिंदु नहीं हो सकता है।
तो उस रेखाखंड को यहाँ भी बना दिए हैं। अब ई नंबर को देखते हैं। एम रेखाखंड ओपी के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। एम जो है बिंदु रेखाखंड ओपी के, तो ओपी यहाँ पे रेखाखंड हो गया, एम कह रहा है कि इसके अंत बिंदु है। तो चूँकि यहाँ से यहाँ रेखाखंड है तो एम इस पर तो है ही नहीं, तो इस तरीके से यह असत्य है। एफ नंबर में कह रहा है कि एम किरण पर एक बिंदु है। तो एम जो है यह किरण पर, तो किरण एक हो सकता है ओ से लेकर क्यू तक, ओ क्यू किरण में यह भी शामिल हो जाएगा। तो ओ क्यू जो किरण है इस पर एम स्थित है, तो यह बात सत्य है। किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। ओपी जो है ओ से लेकर पी तक, तो यह भी शामिल हो जाएगा किरण में, ओ क्यू से भिन्न है। तो किरण ओपी जो है ओ क्यू दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो इस तरीके से यह सत्य हो जाएगा। यह अलग किरण है और यह अलग किरण है। एच में कह रहा है कि किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। तो ओपी और ओएम एक ही नहीं है, यह अलग किरण है और यह अलग किरण है, और यह कह रहा है कि वही है, तो यह बात असत्य कह रहा है, एक ही नहीं है, असत्य है। किरण ओएम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। तो ओएम जो है ओएम ओपी ओपी के विपरीत कह रहा है नहीं, जबकि यह इधर है और यह इधर है, तो विपरीत है, और यह कह रहा है कि विपरीत नहीं है, तो यह भी असत्य कह रहा है, असत्य है। ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ जो है ओपी का प्रारंभिक बिंदु है, जबकि यह कह रहा है कि नहीं है, तो यह भी असत्य है। एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। एन जो है यह किरण एनपी का प्रारंभिक बिंदु है, और एनएम का भी प्रारंभिक बिंदु है। एन से दोनों शुरुआत होता है, एनपी और एनएम, तो यह सत्य है। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.2 को अब हल करते हैं। पहला में दिया हुआ है कि नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वक्र के बारे में हम बता दिए हैं कि यह सीधा लाइन यहाँ से और यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यह भी एक वक्र है। तो यह दोनों सिरा जो है जुड़ा हुआ नहीं है, एक में मिला हुआ नहीं है, तो ये खुली वक्र हो जाएगा, खुली वक्र। यह देख रहे हैं कि किसी भी तरफ से इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक दूसरे से मिल गया है, तो यह बंद हो गया है, बंद वक्र हो गया है, बंद वक्र। यह देख रहे हैं कि यह पहला सिरा और दूसरा सिरा यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यह खुला हो जाएगा, खुला या खुली वक्र। डी को आप देखकर ही बता सकते हैं कि यह बंद है और यह भी बंद है, चूँकि यहाँ से यह बंद है तो दोनों बंद हैं। दूसरा नंबर में दिया है कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए। खुला वक्र, तो खुला वक्र बनाने के लिए इस तरीके से आप आकृति खींच सकते हैं, और दोनों यह मिलना नहीं चाहिए एक दूसरे से। बंद वक्र के लिए किसी भी तरीके से बना सकते हैं और यह मिलना चाहिए, इस तरीके से भी हो सकता है। यह त्रिभुज चतुर्भुज भी बता दिए हैं कि यह एक वक्र है, बंद वक्र है। तीसरा नंबर में कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो कोई भी बहुभुज, तो बहुभुज एक ऐसा वक्र होता है जिसकी भुजाएं जो होती है एक रेखाखंड से बनी होती है, यह रेखाखंडों से बनी होती है। चतुर्भुज हो गया तो यह भी एक बहुभुज है, और रेखाखंड का मतलब यह सीधा होना चाहिए, और इस वक्र में टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो यह बहुभुज नहीं है, यह बंद वक्र है। लेकिन बहुभुज बंद वक्र होता है और इसका रेखाखंड से बना होता है, यह सीधा सीधा होना चाहिए एकदम बिल्कुल। अब इसका कह रहा है कि अभ्यंतर भाग, तो यानी अंदर का भाग, तो ये अंदर का भाग जो है इसको छायांकित कर देंगे इस तरीके से, यह बहुभुज का अंदर का भाग हो गया।
चौथा नंबर में संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आकृति दिया हुआ है, ए में इससे पूछ रहा है कि क्या यह एक वक्र है, तो बिल्कुल वक्र है। वक्र तो हम किसी भी तरीके से पेंसिल में इस तरीके से लिख देंगे, खुला भी है तो भी वक्र है, यह तो बंद है, तो वैसे यह भी एक वक्र है। तो इसको लिख देंगे आंसर में हाँ। क्या यह एक बंद है, तो जी बिल्कुल यह बंद है, किसी भी तरीके से इसमें घुसने का दरवाज़ा नहीं है, खुला नहीं है यह, तो यह एक बंद है। क्या यह बंद है, तो हाँ बंद है। रफ आकृतियाँ बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं हो। बंद वक्र बनाना है लेकिन बहुभुज नहीं होना चाहिए, तो बहुभुज नहीं होने के लिए उसकी भुजाएं जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, रेखाखंड नहीं होने चाहिए। तो यह एक बंद वक्र है लेकिन बहुभुज नहीं है। पहला का हो गया। दूसरा का चित्र बनाना है, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। रेखाखंडों से बनना चाहिए यह, 1 2 3 कितना भी रेखाखंड ले सकते हैं। यह 3 रेखाखंडों से बना हुआ खुला वक्र है। 4 भी हो सकता है लेकिन यह मिलाना नहीं है, 5 भी हो सकता है लेकिन मिलाना नहीं है, खुला वक्र होना चाहिए। और यह बहुभुज नहीं हो सकता है, खुला वक्र है लेकिन बहुभुज नहीं है। यही मिल जाता अगर सभी रेखाखंड, तो यह बहुभुज हो जाता है। सी में 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज, तो 2 भुजाओं वाला बहुभुज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यदि संभव हो तभी बनाना है। तो 2 भुजाओं से कभी भी हम बहुभुज, 1 भुजा और 2 भुजा, इससे बहुभुज नहीं बन सकता है। यह एक वक्र हो सकता है लेकिन बहुभुज नहीं हो सकता है। बहुभुज होने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड होना आवश्यक है। 3 4 5, 3 से अधिक कितना भी होगा तो वह बहुभुज का निर्माण कर सकता है। तो इसका लिख देंगे सी में संभव नहीं है, संभव नहीं है। एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.3 को देख लेते हैं। नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण बन रहे हैं। तो कोणों के नाम हम बता दिए हैं कि डायरेक्ट भी यहाँ कोण सी लिख सकते हैं, नहीं तो कोण DCB या BCD। ये इस कोण को अगर दर्शाना है तो ये बीच में होना चाहिए। कोण इसको लिख सकते हैं BCD, इसको लिख सकते हैं कोण ADC, कोण ADC या CDA भी लिख सकते हैं। इसको लिखना होगा तो कोण BAD, कोण BAD, तथा इस कोण को लिखना होगा तो ABC, ये बीच में होना चाहिए, कोण ABC, यह B बीच में है तो इस कोण की बात हो रही है। दूसरा नंबर में संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो DOE के अभ्यंतर में स्थित हो। तो DOE, DO और E, यह कोण हो गया। और इसके अभ्यंतर में कौन से है, तो इसके अभ्यंतर में है A, तो यहाँ पे लिख देंगे A बिंदु इस कोण के अंदर में है। बी में कह रहा है कि EOF, तो EOF के बहिर्भाग में कौन से स्थित है। तो यहाँ देख सकते हैं EOF के बीच में यहाँ कोई भी बिंदु नहीं है, बाहर में C है और A भी बाहर में ही है, तो C तथा A, क्योंकि इस कोण के अंदर में A नहीं है, इस कोण के अंदर में है, तो इसलिए अगर EOF इस कोण की बात होगी तो A यहाँ पर बाहर हो जाएगा, C भी बाहर है। EOF पर स्थित, EO और F पर स्थित कौन सा बिंदु है, तो EOF पर यह B बिंदु स्थित है, लिख देंगे B। 3 नंबर में 2 कोणों की रफ आकृतियाँ खींचिए जिससे A में उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो 2 कोण बनाना है हमको, एक कोण तो ये हो गया, अब दूसरा कोण ऐसा होना चाहिए कि एक ही बिंदु केवल इसको काटता हो। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि इस तरीके से यहाँ ऐसे बना सकते हैं, ये एक बिंदु पर ये दोनों कोण कट रहा है। और भी कई तरीका है इसको बनाने का। बी नंबर में उनमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो ऐसा 2 कोण बनाना है जिनमें 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो इसको बनाने के लिए ऐसे कर देंगे, ये कोण हो गया, और दूसरा कोण ऐसा होना चाहिए कि उसकी भुजाएं जो है इससे 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो
तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे एक बिंदु और दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये कोण। ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये कोण हो गया और ये एक ही भुजा दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है। सी नंबर में उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक कोण बना लेंगे सी का और एक भुजा जो है दोनों को काटेगा, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर दिया और हमको चाहिए तीन बिंदु, तो तीसरा इसका दूसरा जो भुजा है इसको एक बिंदु पर काटेगा। तो इस तरीके से ये दो कोण बन गया और तीन बिंदु इसमें उभयनिष्ठ हो। डी नंबर में उनमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हो, ऐसा कोण बनाना है कि चार बिंदु उभयनिष्ठ हो। एक कोण पहले बना लेंगे, एक कोण बन गया और दूसरा कोण का दोनों भुजा जो है इसको काटना चाहिए, दोनों काट रहा है तो एक दो तीन और चार, इस तरीके से चार बिंदु उभयनिष्ठ हो गया है, दो कोण का चार बिंदु उभयनिष्ठ हो गया। चार ई में कह रहा है कि उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो एक बना लेंगे हम कोण इस तरीके से और ये जो बन गया कोण, इसी पर एक और कोण बना लेंगे और ये जो किरण है इस दोनों कोणों के लिए काम कर रहा है, तो यह उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। यह किरण उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में शामिल, तो इस तरीके से इसका हो गया। अब बिहार बुक की प्रश्नावली 5.1 को देखते हैं। यहाँ पे पहला में दिया हुआ कि नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए, तो यहाँ पे जो रेखाखंड है ए बी रेखाखंड है। दूसरा में चित्र दिया हुआ है तो इसमें दो रेखाखंड से बना हुआ है, एक पी आर और एक पी क्यू, तो पी आर तथा पी क्यू रेखाखंड हो गया। दूसरा नंबर में कह रहा है कि किरण के स्रोतों के उदाहरण दीजिए, तो किरण कहाँ कहाँ से निकलता है, तो किरण सबसे पहले सूर्य से निकलता है, इसके बाद टॉर्च से निकलता है, इसके बाद कह सकते हैं कि बल्ब से निकलता है, इसके बाद कह सकते हैं कि मोमबत्ती से भी निकलता है। ये सब जो प्रकाश निकलता है वह किरण के रूप में निकलता है, तो यही सबसे यह सब किरण का स्रोत हो गया जिससे किरण निकलता है। 3 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित को अक्षर संकेत में दर्शाइए, तो इसको संकेत में दर्शाने के लिए हम जानते हैं कि एक रेखाखंड ले लेंगे और यहाँ पे ए बी हो गया, तो रेखाखंड ए बी हो गया, इसका संकेत इस तरीके से दर्शाया जाता है। और किरण अगर ले लेंगे, एक किरण हो गया ये, और यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ए बी और इसके ऊपर में ये संकेत रहता है किरण का। और रेखा का जो है ये रेखा हो गया दोनों तरफ से असीमित होता है, इसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, तो इसको अगर दर्शाया जाता है तो ए बी रेखा हो गया, ये दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा। चौथा नंबर में कह रहा है कि बिंदु P और Q की स्थिति बताइए कि ये किस भाग में है, तो हम यह जानते हैं कि यह एक वक्र है और यह वक्र के P जो है अंतः भाग में है, तो लिख देंगे P अंतः भाग में है, अंतः भाग में है, Q बहिर्भाग में है, बहिर्भाग। बिहार बुक की प्रश्नावली 5.2 को देखते हैं। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। कोण है इसका, ये कोण हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसका शीर्ष कौन है, तो दोनों किरणें जहाँ मिलती है ये शीर्ष कहलाता है, तो शीर्ष कौन हो गया बी। कोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है, तो भुजा जो है इसका, तो कोण बनाने वाली भुजा जो है बी से लेकर ए तक और बी से लेकर सी तक, ये हो जाएगा बी ए तथा बी सी। पर कोण का नाम क्या है, तो कोण का नाम जो है इसका दे देंगे ए बी सी, कोण ए बी सी हो जाएगा, ये दिया हुआ है। तो इसमें शीर्ष जो है क्यू हो जाएगा, इसी तरीके से इसका भुजा क्यू पी तथा क्यू आर हो जाएगा, और इसका कोण का नाम हो जाएगा पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। इस तरीके से इसका आप नामकरण कर सकते हैं। दूसरा नंबर, नीचे की आकृतियों में बनने वाले कोणों की संख्या बताएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस आकृति में एक कोण बन रहे हैं मात्र, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। इस आकृति में यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2 और 3 कोण बन रहे हैं, इस भुजा के दोनों के बीच में, इसके बीच में, तो यहाँ 3 कोण हो जाएगा।
यहाँ पर 1 2 3 और 4 कोण बन रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज है तो 1 2 3 4 कोण तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक रेखाखंड खींचा गया है तो इस रेखाखंड और इसके बीच में भी एक कोण बन जा रहा है, इस रेखाखंड और इसके बीच में बन रहा है, यहाँ पर भी एक बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर हो गए 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 कोण बन गए। यहाँ भी चतुर्भुज है तो सबसे पहले ये 4 कोण तो बनेगा ही, और इसके बाद इसके बीच में 5वां और ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां, इसमें भी 8 कोण बन रहे हैं। 3 नंबर में दिया है कि चित्र देखकर बताइए कि बिंदु P Q तथा R कोण के किस भाग में स्थित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q जो है यह बहिर्भाग में है, बहिर्भाग, बहिर्भाग में है Q, और R जो है अंतःभाग में है, अंतःभाग, अंतःभाग में है R, और P जो है यह कोण पर स्थित है। तो कोण पर, कोण की भुजा पर स्थित है तो यह कोण पर हो जाएगा P। अब बिहार बुक की प्रश्नावली 5.3 को देख लें। दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 3 भुजाओं से बना हुआ है और यह त्रिभुज है क्योंकि यह क्या है, बंद है, 3 रेखाखंडों से बना है। यह त्रिभुज नहीं है, इसको लिख देंगे कि त्रिभुज है, यह भी लिख देंगे क्योंकि यह 3 रेखाखंडों से बना बंद आकृति है। यह त्रिभुज नहीं है, तो ये पूछ रहा है कि कौन है, तो यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह है, यह 3 रेखाखंडों से बना है और यह बंद है, यह भी 3 रेखाखंडों से बना है और ये बंद है। दूसरा नंबर में दिया है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं एवं कितने कोण होते हैं। तो आप जान चुके हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, लिख देंगे आप। तीसरा नंबर में दिया है कि त्रिभुज RST में शीर्ष, कोण और भुजा के नाम लिखिए। तो यहाँ पे शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे, शीर्ष, तो शीर्ष S R और T, इस कोण को जहाँ पे मिल रहा है भुजा, इस कोण को शीर्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले हो जाएगा S R तथा T। इसके बाद इसका कोण कौन कौन सा हो जाएगा, कोण, तो कोण ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण S, कोण R तथा कोण T। अब भुजा कौन कौन सा हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा यहाँ पे SR, RT और ST, SR, RT और तथा ST। 4 नंबर में आकृति में त्रिभुज CAB के अंतःभाग, बहिर्भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंतःभाग में कौन है, अंतःभाग, अंतःभाग में कौन है, तो P है। बहिर्भाग में कौन है, बहिर्भाग में कौन है, तो R है। और त्रिभुज पर स्थित कौन है, Q है। त्रिभुज पर यानी त्रिभुज की भुजा पर कौन सा है, तो Q बिंदु है। 5 नंबर को देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की क्या कहलाता है, तो शीर्ष लंब कहलाता है। यह बता चुके हैं, यह शीर्ष लंब है। चूँकि हम जान चुके हैं कि यह त्रिभुज है और इसके भुजा पर ये जो लंब डालेंगे तो यह शीर्ष लंब कहलाएगा। त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ये त्रिभुज हो गया, हम बता चुके हैं कि इसके मध्य बिंदु को ये मिलाएंगे, इसके मध्य बिंदु को ये और इसके मध्य बिंदु को ये, इसके मध्य बिंदु को यदि मिलाएंगे तो यह जो होगा तीनों माध्यिका कहलाएगा। तीसरा नंबर में त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है केंद्रक। जहाँ मिलती है तीनों माध्यिकाएं केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक हो गया। बिहार बुक की प्रश्नावली 5.4 को देख लेते हैं। पहला में एक चतुर्भुज बनाइए और उसमें भुजा, कोण एवं शीर्षों के नाम लिखिए। तो इस तरीके से एक चतुर्भुज बना लेना है और इसे नामकरण कर देना है A, B, C और D। तो इसमें 4 शीर्ष, 4 कोण और 4 भुजा हो जाएगा। 4 शीर्ष A, B, C, D, 4 कोण A, B, C, D और 4 भुजा A, B, B, C, C, D और A, D हो जाएगा। आप लिख सकते हैं खुद से।
दूसरा नंबर में दिए गए चतुर्भुज में बिंदु एम बहिर्भाग में, बिंदु एन अंतःभाग में तथा बिंदु पी को चतुर्भुज पर दर्शाइए। तो एम कह रहा है बहिर्भाग में, तो इधर एम लिख देंगे, यहाँ बिंदु दे देंगे। एन को अंतःभाग में एन लिख देंगे अंदर में चतुर्भुज के, और पी को किसी बिंदु पर, इस भुजा के बिंदु पर पी डाल देंगे। तीसरा नंबर में दिए गए चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं एवं सम्मुख भुजाओं के युग्म बनाइए। तो आसन्न भुजा के युग्म कौन कौन से हो जाएंगे? आसन्न भुजा, आसन्न भुजा के युग्म सबसे पहले एक ही बिंदु, दो भुजा एक ही बिंदु पर मिलती है तो ये आसन्न भुजा कहलाएगा। तो ये और ये आसन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू तथा पी एस, पी क्यू तथा पी एस। दूसरा जो युग्म हो जाएगा आसन्न का, ये भुजा और ये भुजा है, ये एक ही बिंदु पर मिल रहा है तो पी एस तथा आर एस, पी एस तथा आर एस। ठीक इसी तरीके से ये भुजा और ये भुजा एक ही बिंदु पर मिल रहा है तो पी क्यू तथा हो जाएगा क्यू आर या आर क्यू, ये अभी दोनों हो जाएगा ये वाला क्यू आर तथा आर एस। 4 युग्म हो जाएगा इसका, तीसरा और चौथा। आप खुद से लिखिए। चौथा नंबर में स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण कीजिए। एक चतुर्भुज बना लेना है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। अब इसके विकर्ण जो है यह हो जाएगा और यह हो जाएगा। तो कौन कौन से विकर्ण हो जाएगा? विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण होता है चतुर्भुज में। पहला हो जाएगा ए सी और दूसरा हो जाएगा बी डी, ए सी तथा बी डी हो जाएगा।